हेलो बच्चों, पिछले टर्म में हम लोगों ने एटॉमिक मास की बात किया था, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात किया था। आज उसी को और आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस कैसे आते हैं। तो नेचर में ये बात फाइंड की गई, ये बात पता लगाई गई कि क्लोरीन अपने दो आइसोटोप्स में रहती है। आइसोटोप वो एटम होते हैं जो सेम एलिमेंट के हों और एटॉमिक इनके मासेस वो अलग अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो। तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 ये 3:1 के रेशियो में हमेशा नेचर में रहती हैं। यानी अगर 3 पार्ट कोई सैंपल हम क्लोरीन का लें, उसमें 3 पार्ट हमें क्लोरीन 35 मिलेगा और 1 पार्ट उसमें क्लोरीन 37 मिलेगा। तो यहां पर जो हमारा एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो होगा 35 इंटू 3, क्योंकि 3 एटम 35 वाले क्लोरीन के हैं, और 1 एटम क्योंकि 37 वाली क्लोरीन है इसलिए 1 इंटू 37, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे जो है सैंपल में वो 3 + 1 4 आ रहे हैं। तो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास वो 35.5 आ रहा है, जो कि एक फ्रैक्शनल नंबर है, जो कि एक डेसिमल में आपको आंसर मिल रहा है। तो यहां पर एटॉमिक मासेस कभी कभी फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आती हैं। बहुत सारे एटम्स जो होते हैं या बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस को भी देते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि एटॉमिक मास वो होल नंबर हो। होल नंबर जो होता है वो खाली एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर्स हमेशा एक होल नंबर में ही आएंगे। और बच्चों, आयंस का जो एटॉमिक मास होता है वो अपने पेरेंट एटम के बराबर होता है। यानी जिस एटम से आयंस बन रहे हैं तो आयंस का एटॉमिक मास हमेशा पेरेंट एटम के बराबर होगा। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन एटम्स आ जाते हैं तो एटॉमिक मासेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एटॉमिक मास वो हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कैलकुलेट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का उसमें कोई रोल नहीं है। तो इसी में आगे अब हम लोग चलते हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी समझ लेते हैं। बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है कि जब हम किसी चीज या किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने लगे तो इसका मतलब होता है कि ग्राम एटॉमिक मास में हम चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि जब हम किसी चीज के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो अब यहां पर मॉलिक्यूलर मास की बात आई है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बाद हम एक चीज और समझ लें कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि RMM रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल of given compound upon 1/12 of mass of one atom of carbon 12, one atom of carbon 12। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता था, तो उसमें मास ऑफ वन एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट होता था और उसको डिवाइड करते थे हम कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से। उसी तरह से यहां पर सेम वही चीज है कि यहां पर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लेंगे हम गिवन कंपाउंड का और उसको डिवाइड कर देंगे कार्बन 12 के 1 एटम के 1/12 पार्ट से, तो हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा।
तो आगे और इसको प्रोसीड करते हैं और जानते हैं कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक दो एग्जांपल उसके हम लोग देख लेते हैं। बच्चों यहां पर दो एग्जांपल हम देख रहे हैं और हमें मॉलिक्यूलर मासेस H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का और NH4 होल ट्वाइस SO4 का कैलकुलेट करना है, अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको कुछ एक एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस अच्छे ढंग से याद होने चाहिए। वैसे हालांकि क्वेश्चन पेपर्स में रहते हैं ये, लेकिन आपको फिर भी आपको याद होने चाहिए ताकि आपको चीजें करने में आसानी रहे। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है। तो आप H2SO4 का मॉलिक्यूल देखें, यहां पर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम सल्फर का है और 4 एटम ऑक्सीजन के लगे हुए हैं। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है उसको हम 1 मान लेते हैं। 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन वो नेग्लिजिबल है, तो 1 ही हम रखते हैं कैलकुलेशन के समय। तो 2 एटम हाइड्रोजन है और हर हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 है, तो 2 into 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, तो 32 प्लस 4 एटम ऑक्सीजन के हैं और हर ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास 16 है, तो 4 into 16 ये आ जाएगा 98 AMU। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। कुछ जगहों पर आप इसको सिंपली U लिखा हुआ देखेंगे जिसको हम यूनिफाइड मास पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो कन्वेंशन है या जो हम अभी तक मानते आते हैं वो AMU लिखा गया है। तो AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये इसकी यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। अब दूसरा जो हमें कंपाउंड दिया गया है वो है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट के लिए भी हम कैलकुलेशन कुछ ऐसे ही करेंगे। तो अमोनियम सल्फेट में आप देखें यहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है NH4 होल ट्वाइस। इसका मतलब है कि ये 2 नाइट्रोजन में भी है और ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है। तो टोटल नाइट्रोजन के एटम है हमारे पास 2 और हाइड्रोजन के टोटल एटम्स हैं 4 2 8। सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो इसी अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेशन करनी है। तो नाइट्रोजन का आप देखें 2 नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास 14 होता है, तो 2 into 14 प्लस 8 into हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन के एटम हैं और हर एटम का एटॉमिक मास 16। तो आप देखिए ये हमारा हो जा रहा है 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 64। तो अब देखिए यहां पर ये जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिल जाता है 132 AMU, जो कि अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास है। तो आपका अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास है 132 AMU। तो इसी में और आगे अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। बच्चों अब समझ लेते हैं कि मोल क्या है। तो जब भी हम कभी कोई सामान लेने जाते हैं और हम कहते हैं कि 1 डजन आप कोई चीज दे दीजिए, से 1 डजन हम कोई चीज मांगते हैं
तो 1 डजन का मतलब होता है कि हमें 12 चीजें मिलेंगी, 12 ऑब्जेक्ट्स हमें मिलेंगी। अगर हम 1 ग्रॉस कोई चीज मांगते हैं तो 1 ग्रॉस का मतलब होता है कि हमें 144 ऑब्जेक्ट्स दिया जाएगा। इसी तरह से हम अगर किसी सब्सटेंस का 1 मोल मांगते हैं तो 1 मोल का मतलब होता है कि हमें 6.022 इंटू 10⁻23 चीजें मिलेंगी। और ये जो आप नंबर देख रहे हैं जिसका कि मेंशन हम लोगों ने पहले भी किया है, जिसको पहले की वीडियो में मैंने बताया है, इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर, which is denoted by, somewhere you will see it is denoted by n naught, और बहुत सारी जगहों पर इसको NA लिखा जाता है या कई जगहों पर इसको L से भी, कैपिटल L से भी डिनोट किया जाता है। तो ये नंबर आपको याद रखना है, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, उसमें इतने ही पार्टिकल होंगे। अब मान लीजिए कि आपको कोई एलिमेंट के बारे में बताया गया और उसमें कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जा रहा है, तो आपको वहां पर मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है। तो आइए ये समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए। बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें यह फॉर्मूला ध्यान में रखना है, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास, अगर हम एटम के बारे में कंसीडर कर रहे हैं, और मॉलिक्यूलर मास अगर हम किसी कंपाउंड के बारे में डील कर रहे हैं। तो अगर जो सब्सटेंस हमसे पूछा जा रहा है और उसका मास भी दिया जाए, तो उसके मास को आपको डिवाइड करना है, या तो अगर एटम है तो उसके एटॉमिक मास से, और अगर मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से। तो इसके साथ ही साथ हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम H2SO4। तो अभी अभी जस्ट हम लोगों ने कुछ एक सेकेंड पहले या कुछ एक मिनट पहले H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 ये हमने कैलकुलेट किया था 98 AMU, और मास गिवन H2SO4 हमें कितना दिया गया है, 49 ग्राम। तो मास गिवन है हमारे पास 49 ग्राम। अब हमसे कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बताइए। तो नंबर ऑफ मोल्स जानने के लिए, इसको स्मॉल n से दिखा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को, तो नंबर ऑफ मोल्स जानने के लिए हम क्या करेंगे, 49 ग्राम को डिवाइड कर देंगे H2SO4 के मॉलिक्यूलर मास से। तो 49/98, ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो बन जाएगा 0.5 मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आप देखते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यूज में भी आ सकते हैं और डेसिमल्स में आपको देखने में मिल रहा है यहां पर। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स जरूरी नहीं है कि कोई होल नंबर ही हो। अब यहां पर आगे हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम से इसका क्या रिलेशन है। किसी गैस का वॉल्यूम और उसके मोल्स में आपस में क्या रिलेशन होता है, आगे हम लोग अभी प्रोसीड करते हैं। बच्चों, गैस के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो
1 mole of any gas occupies 22.4 liter or 22.4 decimeter cube or 22,400 cubic centimeter वॉल्यूम एट STP। अगर किसी गैस का 1 मोल हमें दिया जाए तो STP पर उस 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इसमें से जो यूनिट आपको दी जाए, ये तीनों बराबर यूनिट है, ये तीनों अलग अलग खाली यूनिट्स का फर्क है, लिखने का फर्क है, वॉल्यूम एक ही है। और साथ ही साथ अगर किसी गैस का 1 मोल हमें दिया जाए तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसमें एटम्स होंगे, यानी एक एटम में रह सकने वाली गैस है तो उसमें एटम्स इतने होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और अगर डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक गैस है या पॉली एटॉमिक गैस है तो उसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। तो आगे के वीडियो में हम लोग इसी बात को और डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इसके कुछ सवाल और एम्पिरिकल फॉर्मूला और आगे इस लेसन को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।